नमस्कार, मैं करुणाशंकर त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूं द आउटलुक क्लासेस में। आज 23 अगस्त है और आज से ही यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम जो होने हैं दोबारा वो शुरू हुए हैं। और 23 अगस्त की जो पहली शिफ्ट थी उसका एनालिसिस हम लोग कर चुके हैं। आज ये पेपर मैंने रखा है सेकंड शिफ्ट का, 23 अगस्त की सेकंड शिफ्ट का, और इसमें देखेंगे है कि जो हिंदी के प्रश्न आए हैं वो किस तरीके से रहे। एक अनुमान आपको मिलेगा फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट के पेपर देख करके कि पेपर का लेवल क्या है, किस तरीके से आने वाले हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आगे बची हुई 8 शिफ्ट में जिन बच्चों के भी पेपर होने वाले हैं वो एक थोड़ा सा सहज महसूस कर पाएंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। तो यहाँ 51 नंबर से हिंदी का स्टार्ट है सेट। तो हिंदी शुरू करते हैं। एक मिनट, मैं थिकनेस थोड़ा पेन की सही कर लेता हूँ। हाँ ठीक है। पहला क्वेश्चन है 51 नंबर पे, घर का रहस्य जानने वाला बड़ा घातक होता है, अर्थ की बोधक लोकोक्ति है। मतलब कौन सी लोकोक्ति है जो इस अर्थ को बयां करती है, बताती है। तो घर का भेदी लंका ढाए, घर की मुर्गी दाल बराबर, और घर खीर तो बाहर खीर, घर आए कुत्ते को भी नहीं निकालते। तो इसमें से कौन सा सही होगा? तो इसमें मतलब यही है, ए वाला विकल्प, घर का भेदी लंका ढाए। इसका ही मतलब होता है घर का रहस्य जानने वाला बड़ा घातक होता है। देखिए, मैंने जो प्रैक्टिस सेट अभी तक माफ करिए, प्रैक्टिस सेट कह रहा हूँ, अभी तक जो 2 शिफ्ट के पेपर हो चुके हैं, मैंने उसमें ये नोटिस किया है कि यहाँ पर ये एक ना एक लोकोक्ति, मुहावरे, कहावतें जरूर आती हैं। तो इनको आप पढ़ के जरूर जाएं। पिछले वाले यानी फर्स्ट वाली शिफ्ट में 2 क्वेश्चन आए हुए थे। 2 क्वेश्चन मुहावरे, कहावतें, लोकोक्तियों से थे। यहाँ पर एक मिल चुका है अभी तक। तो आगे भी देखते हैं कितने क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखना। चलिए, मैं बाद में ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाने के बाद देखता हूँ कि अभी तक कौन कौन से चैप्टर टच किए गए और कौन से अभी नहीं छुए गए हैं। तो हो सकता है आगे जो 8 शिफ्ट बची हुई हैं उसमें वो क्वेश्चंस दिए जाएं आपको। तो चलिए आगे देखते हैं। इति और ईति, ये 52 नंबर क्वेश्चन है। इति और ईति शब्द युग्म का सही विकल्प चयन कीजिए। तैयार, दानशील, भोगना, जल, समाप्ति, बाधा, ऋण और ठीक। तो इसमें देखना है, इति का मतलब, इति जो लिखा हुआ है वो इति, इसका मतलब तो समाप्ति होता है। और ईति का मतलब बाधा दे रखा है इसमें। तो यहाँ पर ईति के अर्थ आपको कहीं और भी मिल सकते हैं। इस ईति का मतलब इच्छा भी होता है और एक आपदा भी मिलता है लिखा हुआ। तो आपदा के सेंस में ये बाधा दे रखा है। तो इसको मैं सही मानता हूँ, इस वाले विकल्प को, क्योंकि डायरेक्टली आपदा भी नहीं लिखा हुआ। हालांकि आपदा और बाधा दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। इच्छा और बाधा का तो मतलब है ही नहीं दूर दूर तक। लेकिन चूंकि विकल्प में और कोई सही मिल नहीं रहा है तो यही वाला सही होगा, समाप्ति और बाधा, 52 नंबर में। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मैं गाने का अभ्यास करता हूँ। ये डायरेक्टली क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस सेट में करवाया है। प्रैक्टिस सेट में ये क्वेश्चन मैंने ये डाला है, ये लाइन डाली है और इसको मैंने सही भी करवाया है। मैं गाने का अभ्यास करता हूँ, मैं गाने का व्यायाम करता हूँ, मैं गाने की कसरत करता हूँ, मैं गाने का शौक करता हूँ। तो ये व्यायाम और शौक और कसरत गलत है, गाने का अभ्यास किया जाता है। इस तरीके से ए वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन में ए वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट है। देखिए, इसमें पहले से टिक लगे हुए हैं, क्योंकि किसी बच्चे का ये पेपर है, उसी का PDF बना करके और फिर सॉल्व करवाया जा रहा है। तो जरूरी नहीं है जो इसमें टिक लगे हुए हैं वही 100% सही हो। आगे आगे हम प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते जाते हैं और देखते भी हैं। चलिए अगला है, अभय और उभय शब्द का कौन सा युग्म सही अर्थ देता है? तो अभय का मतलब बिना भय का होता है, यानी निर्भय, ये सही रहेगा। और उभय का मतलब, उभय मतलब दोनों, जो दोनों में कॉमन हो, तो दोनों हो जाएगा, मतलब कॉमन कह सकते हो आप उभय का मतलब। तो इस तरीके से सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 54 नंबर में, क्वेश्चन नंबर 54 में सी ऑप्शन एकदम सही है। अगला है 55 नंबर क्वेश्चन। अंधेरी नगरी का अर्थ, अंधेरी नगरी का, अन्याय की जगह, सुनसान जगह, राजविहीन स्थान, जहां अंधेरा। तो डायरेक्टली लिखा हुआ है तो होगा नहीं, राजविहीन स्थान ऐसा भी नहीं। यही वाला एकदम बेहतर विकल्प इसका है, अन्याय की जगह। एक कहानी भी आपने पढ़ी होगी, अंधेरी नगरी चौपड़ राजा, तो वही है। यहाँ से आप वहां से लगा सकते हैं अनुमान। कांति और क्लांति, इसकी अर्थयुग्म का, देखिए अर्थयुग्म वाले पिछले प्रैक्टिस सेट में भी कई सारे क्वेश्चन आए हैं। इस वाले प्रैक्टिस में मतलब सॉरी, बार बार मुंह से प्रैक्टिस सेट निकल रहा है। फर्स्ट शिफ्ट वाले क्वेश्चन में भी बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं।
शब्द युग्म को लेकर के। और इस वाले में भी बार बार शब्द युग्म दे रहा है। जैसे यहाँ पर देखिए 54 नंबर और 56 नंबर और 52 नंबर, 3 क्वेश्चन इसमें दे दिए और लगभग 2-3 क्वेश्चन उसमें भी आए। तो दोनों शिफ्ट में मिलाकर के लगभग 5 क्वेश्चन आए हुए हैं। तो जो बच्चे आगे वाले एग्जाम की तैयारी, मतलब आगे आने वाले शिफ्ट में जिनके पेपर हैं, वो इस चीज़ को ध्यान में रख के जाएं कि ये बार बार क्वेश्चन पिंच कर रहा है। अब मैं ये गारंटी से नहीं कह रहा हूँ कि ये आएगा जरूर हो सकता है ये ड्रॉप भी कर दें क्वेश्चन और अगला टाइप उठा लें, जो इधर एक दिन में नहीं हुआ वो अगला टाइप। क्योंकि मैंने अभी तक नोटिस किया फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट में ये वर्तनी दोष से संबंधित कोई भी क्वेश्चन नहीं आया है, देशज विदेशज शब्द से संबंधित कोई क्वेश्चन नहीं आया है। तो ये चीजें आप ध्यान रख के जाएं। आगे मुझे लग रहा है कि कल वाले पेपर में ये आएंगी ये। तो चलिए इसका देखते हैं। कांति और क्लांति, इसका मतलब क्या है? तो चमक और थकावट, ये एकदम सही लिखा हुआ है। तो कांति और क्लांति का मतलब चमक और थकावट से होता है। री का उच्चारण स्थान, बार बार मैंने ये क्वेश्चन करवाया है, री का उच्चारण स्थान मूर्धा होता है, एकदम सही लिखा हुआ है। ठीक है, री का उच्चारण स्थान मूर्धा। मूर्धा से और कौन कौन से बोले जाते हैं ये भी मैंने आपको बता दिया था। री हो जाएगा, टावर्ग पूरा हो जाएगा, टावर्ग और रा हो जाएगा और मूर्धन्य सा, इतने वर्ण जो होते हैं वो मूर्धा से बोले जाते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए दवाई का बहुवचन रूप बताना है। क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा है दवाई का बहुवचन, दवाइयाँ, 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 दवाएं। तो ये गलत है, दवाइयाँ ये बड़ी ही नहीं होता है, दवाएं भी नहीं, ये तो गलत लिखा ही हुआ है। दवाइयाँ सही लिखा हुआ है, ठीक है, छोटी ई होती है। बिन उपग चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना, इस पंक्ति में अलंकार। ये क्वेश्चन डायरेक्ट मैंने एग्जाम्पल में करवाया है प्रैक्टिस सेट में, ये भी फंस गया सीधे सीधे। बिन उपग चले सुने बिन काना, कान मतलब पैर नहीं है फिर भी चलता है, कान नहीं है फिर भी सुनता है, हाथ नहीं है फिर भी नाना प्रकार के मतलब भिन्न भिन्न प्रकार के कर्म करता है। ये ईश्वर के बारे में बताया गया है। यानी कि यहाँ पर कारण है ही नहीं फिर भी कार्य हो रहा है, तो यहाँ पर होगा क्या? विभावना अलंकार होगा। ठीक है, 59 नंबर क्वेश्चन में विभावना अलंकार है। बिन पग चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना। अलंकार वाला क्वेश्चन मैंने फर्स्ट शिफ्ट में भी फंसाया था और 59 सेकेंड शिफ्ट में भी क्वेश्चन ये डायरेक्टली लाइन टू लाइन आया है। पिछले मैंने 18 प्रैक्टिस सेट करवाए हैं। मुझे भरोसा है अगर आप कर लेंगे तो अलंकार रस छंद वाले क्वेश्चन आपके यूं ही हो जाएंगे। ठीक है, मैं 18 ही प्रैक्टिस सेट करवा पाया हूं क्योंकि अभी जल्दी ही हम लोगों का चैनल अभी ऑनलाइन आए हैं, तो लेकिन जितना हमारी टीम से हो सकता था हम लोगों ने किया है। बस ये है कि मैं शब्दकोश उतना बृहद आपके सामने नहीं दे पाया हूं, लेकिन कॉन्सेप्ट मैंने आपको पूरा बता दिया है। और रस छंद अलंकार से जितने मैंने क्वेश्चन रखे थे फर्स्ट शिफ्ट में भी फंस गया है और सेकंड शिफ्ट वाले में भी फंस गया है। तो उम्मीद आप रखिए, भरोसा रखिए, साथ बने रहिए, जरूर क्वेश्चन फंसाएंगे। चलिए आगे देखते हैं 60 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 60 नंबर है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है? तो ध्यान दीजिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में जाता है। ये अलग अलग भाषाओं में दिया जाता है। भारत में जितनी भाषाएं लगभग हैं उसी सब भाषाओं में जो साहित्य लिखे जाते हैं तो उन साहित्यकारों को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। साहित्य के क्षेत्र में ये बहुत ऊंचा पुरस्कार। चलिए अगला क्या है, ये 61 नंबर, ये भी मैंने क्वेश्चन करवाया है। ये क्वेश्चन मैंने करवाया है। वर्णमाला का समूह, वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला वर्णों के व्यवस्थित समूह को कहते हैं। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर वर्णों की जगह लिपि चिन्ह भी लिखा मिल सकता है। लिपि चिन्ह भी लिखा मिल सकता है अगर कहीं लिखा हो लिपि चिन्हों का व्यवस्थित क्रम, क्योंकि वर्णों को लिपि चिन्ह भी कहते हैं। तो वो भी व्यवस्थित की जगह क्रमबद्ध समूह भी लिखा हो सकता है। तो इन सब चीज़ों को, शब्दकोश को अपने बढ़ाइए। वर्ण की जगह लिपि चिन्ह भी ध्यान में रखिए, व्यवस्थित जगह क्रमबद्ध भी ध्यान में रखिए। लिपि चिन्हों का क्रमबद्ध समूह वर्णमाला कहलाता है, ये भी 100% सही है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। तो 62 नंबर क्वेश्चन क्या है? अंगारे बरसना, इस मुहावरे का अर्थ, सही अर्थ बताना है। असहनीय पीड़ा होना, कठिन परिश्रम करना, कड़ी धूप होना, अंगारों की वर्षा, ये जो डायरेक्ट लिखा हुआ है होगा नहीं। असहनीय पीड़ा ये भी नहीं, कड़ी धूप, इसको बोलते हैं अंगारे बरसना। तो 62 में सी वाला विकल्प सही है। इसमें क्या है, 63 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए विकल्पों में से विधुर का स्त्रीलिंग क्या होगा? ये भी मैंने क्वेश्चन करवाया है। विधवा, ये भी मैंने करवाया है क्वेश्चन, ये भी डायरेक्टली फंसा हुआ है। तुम कब आओगे, इस प्रकार इस वाक्य में उचित विराम कौन सा लगना है ये बताना है। तो सिंपल सी चीज़ है, क्वेश्चन किया जा रहा है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। 1987 में मगध कविता के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये पुरस्कार श्रीकांत वर्मा जी को दिया गया है मगध कविता के लिए। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से विशेषण शब्द कौन सा है? देवता नहीं, ये तो संज्ञा हो जाएगी। कौन, ये तो सर्वनाम हो जाएगा। जाना क्रिया है। सुंदर, यही क्या है, ये क्या हो जाएगा, ये जो है वो विशेषण हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। देवता, मैं इसके सामने चाहिए तो लिख देता हूँ, ये संज्ञा हो जाएगी।
ये सर्वनाम हो जाएगा। बाकी भी जाने रहिए, हो सकता है आपसे और भी पूछ लें। जाना जो है ये क्रिया हो जाएगी, ठीक है। सुंदर क्या है, वो विशेषण है। तो 56 हो गया, 38। अच्छा, मुझे लग रहा है पीडीएफ बनाते टाइम ये ऊपर चला गया पेज और नीचे आ गया। कोई बात नहीं, हमको क्वेश्चन सॉल्व करने से मतलब है, कहीं भी मिले। चलिए आगे देखते हैं। इसमें है, इसको मैं थोड़ा जूम इन करता हूँ। हाँ, ये शायद अब दिख रहा होगा। झांसी की रानी कविता सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रसिद्ध कविता है। दी गई कविता के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। लक्ष्मी थी या दुर्ग थी वह, स्वयं वीरता का अवतार, देख मराठे पुलकित होते उसके तलवारों के वार, नकली युद्ध व्यूह की रचना और खेलना, खूब शिकार सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना, ये थे उसके प्रिय खिलवाड़। महाराष्ट्र कुल देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी, बुंदेले हर बोलों की मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। चलिए, कवयित्री की अधिकांश रचना, ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है कवयित्री, इसको ध्यान में रखिएगा, वर्तनी दोष में आता है। कवयित्री की अधिकांश रचनाएं हैं वात्सलपूर्ण। वात्सल मतलब होता है कि छोटे बच्चों को लेकर के, तो ऐसा नहीं है। धार्मिक धर्म से रिलेटेड भी नहीं, सामाजिक। सुभद्रा कुमारी चौहान जी देशभक्तिपूर्ण कविताएं लिखी हैं, खासकर ये कविता तो देशभक्त पर आधारित है ही है। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, इसमें मर्दानी का अर्थ, तो यहाँ मर्दानी का अर्थ पुरुषों जैसी ऐसा बिल्कुल नहीं है। लड़ाकू, हाँ लड़ाकू तो थी, लेकिन वीरांगना ये बेहतर विकल्प है, लड़ाकू भी नहीं होगा, ठीक है। उक्त पद्यांश का सही शीर्षक हो सकता है 1857 का गदर, महाराष्ट्र की कुलदेवी, अंग्रेजों का आक्रमण, झांसी की रानी, ये तो आप कविता ही पढ़ चुके हैं, यही है। इस कविता की कवयित्री का नाम है, तो ऊपर लाइन में ही लिखा हुआ सुभद्रा कुमारी चौहान, वैसे भी फेमस है ये। इस कविता में प्रयोग रस है तो वीर रस है, कोई इसमें झंझट वाली बात ही नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है वो विशेषण है। 1 मिनट आप ऑप्शन पढ़िए, मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ, लगातार बोलने की वजह से थोड़ा गला सूख रहा है। हाँ चलिए देखते हैं। तो इसमें क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है, ये आपको बताना है। खर्च है, चुपचाप है, मात्र है और निपट है, इसमें से आपको विशेषण बताना है। तो जो खर्च शब्द आया हुआ है, खर्च, ये एक भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक, थोड़ा शॉर्ट में लिखता हूं मैं, ये संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा। चुपचाप, चुपचाप ये शब्द है, ये भी भाव होता है, ये भी भाव है। और मात्र जो है, मात्र ये अव्यय के रूप में यूज होता है, ये अव्यय हो जाएगा। निपट, यही विशेषण लिखा हुआ है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 43 में डी है निपट, ठीक है। अगला है क्वेश्चन 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अव्यय के कितने भेद हैं। अव्यय के भेद आपको बताने, ये क्वेश्चन डायरेक्टली मैंने करवाया है अभी, शायद मुझे लग रहा है 18वें प्रैक्टिस सेट में, लास्ट वाले प्रैक्टिस सेट में मैंने करवाया है ये क्वेश्चन। 18 अव्यय के 4 भेद होते हैं। अव्यय को अविकारी शब्द भी कहा जाता है, और ये होते कौन कौन से हैं। क्रिया विशेषण, नाम आप याद रखिएगा, रट लो। अव्यय 4 प्रकार के होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मय बोधक अव्यय, ये 4 अव्यय होते हैं, याद रखना। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये भी आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है अभिज्ञ का समभिन्नार्थक अर्थ क्या है। आपको अभिज्ञ का बताना है। ये क्वेश्चन थोड़ा डाउट रहता है बच्चों को, दिक्कत ये हो जाती है कि अभिज्ञ, ये आप निषेधात्मक उपसर्ग समझ लेते हैं और मूर्ख लगा दिया, जैसे इस बच्चे ने लगा किया है मूर्ख। तो इसका अभिज्ञ का मतलब होता है जानकार, इसका अपोजिट अनभिज्ञ होगा, ठीक है। अभिज्ञ या भिज्ञ एक चीज है, अनभिज्ञ जब होगा उसका मूर्ख या जानकार ना हो वो कहेंगे। अभिज्ञ का मतलब जानकार होता है, विशेषज्ञ बड़ी चीज हो जाएगी, ठीक है, जिसको जानकारी हो उसको अभिज्ञ बोलते हैं। चलिए, चीफ की दावत, इसके रचनाकार कौन से हैं। राजेंद्र यादव हैं, दुष्यंत कुमार, भीष्म साहनी। ये भीष्म साहनी की रचना है चीफ की दावत, ये कहानी भीष्म साहनी की। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द छांटना है। ये क्वेश्चन ये वाले दोनों शिफ्ट में पूछे गए हैं। लिंग पहचानना दोनों चैप्टर में पूछा, दोनों शिफ्ट में आए हैं क्वेश्चन, आप आगे के लिए भी सावधान रहिए। अब इसमें पहचानेंगे कैसे, तो मैंने आपको बहुत बार बताया, उस शब्द को उठाइए, शब्द के साथ या तो क्रिया लगा दीजिए या तो उठा के विशेषण लगा दीजिए कोई। अगर विशेषण स्त्रीलिंग या पुल्लिंग है, क्रिया विशेषण स्त्रीलिंग या पुल्लिंग है, तो जिस लिंग की होगी वही लग जाएगा। इसमें आहार शब्द क्या होगा, पुल्लिंग होगा, बाकी सारी की सारी स्त्रीलिंग हो जाएंगी। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन है, माघ फाल्गुन में पड़ने वाली ऋतु को एक शब्द में कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, शिशिर ऋतु कहा जाता है। सी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा।
ता वर्ग की ध्वनियों का उच्चारण स्थान, इसका दंत हो जाएगा, सही लिखा हुआ है। दंत से और भी बोले जाते हैं, जैसे ता वर्ग हो जाएगा, ला हो जाएगा और दंत सा, इतने दंत से बोले जाते हैं। अगला है वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है। इस वाक्य में अव्यय है, तो इसमें संबंधवाचक अव्यय, कारणवाचक या फिर परिमाणवाचक या संकेतवाचक। देखिए ये क्या है, क्योंकि यहाँ पर समुच्चय बोधक अव्यय का काम कर रहा है, समुच्चय बोधक अव्यय का काम, समुच्चय बोधक अव्यय, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं कंजंक्शन, ठीक है, कंजंक्शन बोलते हैं जिसको। और इसमें कंजंक्शन, ये समुच्चय बोधक अव्यय होता है, ये भी होता है दो प्रकार का, समानाधिकरण और वैधिकरण। उसमें जब हम पढ़ते हैं तो ये प्रकार हैं उसके, संबंधवाचक, कारणवाचक, परिमाणवाचक और संकेतवाचक। इसमें दो, और कंजंक्शन का काम क्या होता है, दो वाक्यों को जोड़ने का या दो क्लास को जोड़ने का काम करता है या दो शब्द को जोड़ने का काम करता है। तो यहाँ वह लाचार है, वह अंधा है, ये दो है। तो यहाँ लाचार होने का कारण बता रहा है क्या, कि क्योंकि वो अंधा है, ठीक है। तो ये कारण बोधक हो जाएगा, ना कि परिणाम या संबंध बोधक, ठीक है। तो ये कारण बोधक है, क्योंकि अगर कहीं भी आपको मिलता है तो वो कारण बोधक जाएगा। निश्चिंत रहिए, अगर ये चीज़ आपको नहीं समझ में आ रही है तो ये यूपीपी एग्ज़ाम खत्म होते होते हमारी प्रैक्टिस की क्लास, थ्योरी की क्लास शुरू हो जाएगी, और मैं वो थ्योरी पूरी डिटेल में, एकदम डिटेल में पढ़ाऊंगा, बिना किसी शुल्क के, एकदम निःशुल्क रहेगी। और किसी भी एग्ज़ाम को आप, हिंदी से संबंधित कोई भी एग्ज़ाम होगा उसको आप दे सकते हैं, पूरी ग्रामर एकदम निश्चिंत होकर पढ़िएगा। चलिए अगला है 67 नंबर क्वेश्चन क्या है, कृताकृत में कौन सा समास है। तो कृताकृत में समास हो जाएगा कर्मधारय है। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस वाक्य में कर्तृवाच्य का प्रयोग हुआ है। कर्तृवाच्य अगर मिल रहा है तो कर्ता प्रथम पुरुष में होगा, यानी कर्ता के बाद ने लगा होगा, हो सकता है ना भी लगाओ, ठीक है, लेकिन से या के द्वारा लगेगा नहीं बिल्कुल भी। तो मजदूर से लगा हुआ है, गलत। छात्रों द्वारा नहीं। मोहन पुस्तक पढ़ता है, यही सही लिखा हुआ। आज नागरिकों के द्वारा लिखा हुआ, ये भी नहीं होगा, ठीक है। मोहन पुस्तक पढ़ता है, 68 में बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अर्ध विराम का चिन्ह, अर्ध विराम यही हो जाएगा, इसको सेमीकोलन बोलते हैं, ठीक है, ये तो पूर्ण विराम का है। चलिए आगे बढ़ते, आदि और व्याधि, आदि और व्याधि का ये बताना है आपको, व्याधि का अर्थ क्या है आदि और व्याधि में। तो यहाँ पर जो व्याधि लिखी हुई है, तो व्याधि का मतलब शारीरिक कोई रुग्णता, मतलब रोग हो शारीरिक, या जैसे मान के चलो कोई बीमारी हो सकती है या कुछ ऐसा हो सकता है, तो उस व्याधि को रोग से संबंधित करके लिया जाता है। पागलपन इसमें लगा दिया है तो नहीं होगा, ये मानसिक कष्ट एकदम मुझे सही लगे। आधा तो बिल्कुल नहीं हो सकता, अधकपारी जैसे रोग ऐसा भी नहीं है, ठीक है, ये पागलपन तो नहीं होगा। तो मानसिक कष्ट आप एक हिसाब से कह सकते हो, मानसिक कष्ट मुझे ज़्यादा सही लगता है इसमें, ठीक है। व्याधि का मतलब वैसे तो रोग होता है। चलिए आगे देखते हैं, तो आगे है 71 नंबर क्वेश्चन, मुझे बारिश में भीगना पसंद है। इसमें कौन सा सर्वनाम है, मुझे आया हुआ है, कर्ता स्वयं के लिए यूज कर रहा है, तो यहाँ पर प्रथम पुरुष हो जाएगा, अन्य पुरुष उत्तम। देखिए प्रथम और उत्तम दोनों एक ही चीज़ है, और उत्तम प्रथम दोनों, यानी कि यही वाला विकल्प सही है, ठीक है। प्रथम उत्तम दोनों एक ही चीज़ है, फर्स्ट पर्सन को बोलते हैं। अगला है 72, निर्वासित में कौन सा प्रत्यय है, वो इत प्रत्यय हो जाएगा, इक नहीं है, इक प्रत्यय नहीं लगता, ठीक है, मतलब इसमें इस शब्द में नहीं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म को अलंकार कहते हैं। इस उक्ति में प्रयुक्त धर्म का अर्थ क्या है ये बताना। ये तो डायरेक्टली परिभाषा उठा करके दे गई है। आचार्य वामन है एक, वामन, तो संस्कृत में उन्होंने एक परिभाषा दी है जिसमें उन्होंने कहा है कि काव्य शोभाया कर्तारो धर्मा गुणा, ठीक है, ये उनकी परिभाषा है। और उसका अगर अर्थ देखेंगे तो उसका अर्थ ही यही है कि शब्द और अर्थ के शोभा कारक धर्म को गुण कहा जाता है, सोचना ही नहीं है, ठीक है, डायरेक्ट परिभाषा दे दिए हैं। तो यहाँ जो धर्म का अर्थ है वो गुण से है, ठीक है, तो 73 में गुण एकदम आंसर सही है। परिभाषा में एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, हो सकता है किसी के दिमाग में डाउट हो कि गुण क्यों कह दिया, तो ये आचार्य वामन की सीधे सीधे परिभाषा है, काव्य शोभाया कर्तारो धर्मा गुणा, ठीक। तो चलिए आगे देखते हैं, कानन का पर्यायवाची विहिप, अरण्य, वन, पुष्प, ये अरे ये तो अरण्य और वन दोनों एक ही चीज़ है, कानन पूछ रहा है। देखिए अब यहाँ पर अगर हम अंतर करना चाहिए, क्वेश्चन मैंने पहले किसी एग्जाम में और देखा है, मुझे इस टाइम ध्यान नहीं है कौन सा एग्जाम है, वो शायद आरओ में आया हुआ है या पेट में आया हुआ है, मुझे याद नहीं है कन्फर्म, लेकिन ये आया हुआ है। तो अरण्य और वन दोनों, पुष्प भी दे दिए थे उसमें। अब बात आती है कि कानन मतलब जंगल और जंगल मतलब अरण्य और वन भी होता है, तो इन दोनों को कैसे अंतर करेंगे। तो यहाँ पर मुझे अरण्य विकल्प ज़्यादा बेहतर लगेगा,
कारण ये है कि अरण्य मतलब होता है जंगल, इसका मतलब कानन मतलब भी जंगल होता है। वन नियोजित तरीके से अगर बसाया मतलब कोई उगाया जाएगा जंगल, उसको वन बोलेंगे। अरण्य प्राकृतिक होता है, अपने आप से जंगल उगता है। तो मुझे ये वाला विकल्प एकदम अरण्य सही लगता है। चलिए अगला है 75 नंबर 2021। ओ ये खत्म, हिंदी इतना था। तो यहाँ पर अब मैं एक बार ये डिस्कस करना चाहूँगा कि कहाँ से क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे गए। 2 मिनट समय आपका और लूँगा, आज का समय बहुत कीमती है, लेकिन मेरी बात भी मुझे लग रहा है बड़ी इंपॉर्टेंट है। बात ये है कुल मिला के कि अभी तक जो 2 शिफ्ट के पेपर हुए हैं उसमें अलंकार से एक एक क्वेश्चन आया हुआ है, और दोनों शिफ्ट वाले में वाक्यांश के लिए एक शब्द भी पूछ लिया है। खास करके ये पूछ उच्चारण स्थान से क्वेश्चन आए हुए हैं, और एक चीज़ ये आई हुई है जो शब्द युग्म के अर्थ हैं वो दोनों शिफ्ट में ज़्यादा पूछे गए हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है। हाँ, वाक्य की अशुद्धि वगैरह भी ढूंढने के लिए आया है, बाकी गद्यांश तो आता ही आता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो वाक्य अशुद्धि आप तैयार करके रखिएगा, और एक बारी आप वर्तनी दोष जरूर तैयार करिएगा, कारण ये है कि वर्तनी दोष दोनों शिफ्ट में नहीं पूछा गया है, तो हो सकता है कल वाले एग्जाम में ये पूछे जाएं, मुझे ये इंपॉर्टेंट लगता है। तो आप वर्तनी दोष एक बार देख करके जरूर जाइएगा। पर्यायवाची और विलोम से इतने ज़्यादा कुछ खास क्वेश्चंस नहीं आए हुए हैं फिलहाल। चलिए ज़्यादा मैं समय आपका नहीं लेता हूँ, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। कल जिनका एग्ज़ाम है उनके लिए बेस्ट ऑफ लक।